आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे जान करके कि आप लोग हमारी वीडियो को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि हम आप लोगों को कानून की ऐसी भाषा सिखाएं जिसे सीखने के बाद आपको कानून से कोई डर ना लगे या आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कानून बहुत टिपिकल चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कानून क्या होता है। देखिए, कानून बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हमसे कमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि आप सबसे पहले आईपीसी से शुरुआत करिए, इसलिए हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि हमारी शुरुआत आईपीसी से होगी। आईपीसी, जिसके नाम को हम डिफाइन करें, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। खास तौर पे आईपीसी का बेसिक जो पर्पज रहा वो भारतीयों को दंड देना रहा, क्योंकि अंग्रेज जब हमारे देश पे आए, हमारे देश के लोगों को अंग्रेजों ने जब गुलाम किया तो उनका मेन पर्पज था कि हम भारतीयों को एक विनियमित करें, और विनियमित करने में उन्होंने कुछ अपराधों को डिफाइन किया, क्योंकि शासन करने में उनको समस्या होती थी। तो जो जिन अपराधों को उन्होंने डिफाइन किया उसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा भारतीय दंड संहिता। और इस भारतीय दंड संहिता का उद्गम जो हुआ वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। लॉर्ड मैकाले जो कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष रहे, लॉर्ड मैकाले ने 1 जनवरी 1862 को इसका उद्गम किया, लेकिन चूंकि 1860 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, इसलिए इस एक्ट का नाम है आईपीसी 1860। अब सवाल यह उठता है कि आईपीसी में किस बात की चर्चा की गई होगी। जैसा कि इसको देखने से समझ में आता है, भारतीय दंड संहिता, यानी इसमें दंड की बात कही गई है। तो दंड किस बात के लिए? दंड अपराध के लिए। तो अपराध क्या है, अपराध कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों को हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। अपराध कितने प्रकार का हो सकता है, आईपीसी के चैप्टर्स को पढ़ने से हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोई भी एक्ट हो, एक्ट को पढ़ने के लिए पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट उसका यह बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। कॉन्टेक्स्ट पढ़ने से हमारे अंदर वो फील आना शुरू हो जाता है कि हमको ये एक्ट क्या बताना चाहते हैं। इसके लिए हम उसके कॉन्टेक्स्ट को दूसरे बार में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि अपराध क्या है, अपराध कितने प्रकार का होता है, ये बाद में जानेंगे। सबसे पहले तो हम अपराध के बारे में जान ले। जब हमें अपराध की जानकारी हो जाएगी तो अपराध के बाद हम उसके प्रकार की जानकारी करेंगे, और क्या कोई ऐसा भी अपराध है जो अपराध दिखता तो है लेकिन अपराध होता नहीं है, उसके विषय में हम अपवाद की चर्चा करेंगे। इसके बाद अपराध के लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है, हम इसकी चर्चा करेंगे, ये तमाम चीजें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अपराध क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं अपराध क्या है। अपराध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्राइम, वास्तव में सामान्य भाषा में यदि देखा जाए तो अपराध वो विषय है जिसको करने से समाज या ये अधिनियम हमको मना करता है। समाज शब्द हमने क्यों कहा? समाज शब्द हमने इसलिए कहा क्योंकि ये जो अधिनियम बना कहीं ना कहीं यह भी समाज से ही प्रभावित होकर के बना था। लेकिन जिसको इस अधिनियम में स्थान नहीं दिया गया, भले समाज ने उसको करने से हमको रोका हो, लेकिन वो अपराध नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अपराध की व्यवस्था इस एक्ट में ही दी गई है। यानी जिस काम को करने से ये एक्ट हमको मना करता है, भारतीय दंड संहिता हमको मना करता है, उसे हम अपराध कहेंगे। और इसके अलावा भी जितने एक्ट बने हैं उन सभी एक्ट में भी यदि किसी काम को करने से मना किया गया तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा, उसमें भी अपराध शब्द को डिफाइन किया गया। बेसिकली अपराध शब्द को धारा 40 में परिभाषित किया गया है। आईपीसी के धारा 40 में वर्ड यूज किया गया है, कहा गया है कि अपराध क्या है, जिसको करने से एक्ट प्रवृत्त करता है, रोकता है, मना करता है, हम उसको अपराध कहते हैं। अब बात आती है अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या है। अपराध के आवश्यक तत्व की अगर चर्चा की जाए, यानी किसे मिलकर के अपराध बनेगा, क्या मिलेगा तो अपराध बनेगा। चलिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। क्या एक बैल किसी को सींग मार दे और उसकी मृत्यु कारित हो जाए तो वो अपराध है? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अपराध को कारित करने के लिए सबसे पहली विषय वस्तु जो है वो है मानव। कोई भी अपराध तब तक नहीं अपराध की श्रेणी में आएगा जब तक उसे करने वाला मानव ना हो। सबसे पहला आवश्यक तत्व तो क्या हुआ? मानव। दूसरा आवश्यक तत्व तो क्या हुआ? दुराशय। देखिए, हमने जैसा आपको वादा किया था
कि हम कानून की क्लिष्ट से क्लिष्ट भाषा का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन उस भाषा का शाब्दिक अर्थ भी आपको अपने शब्दों में समझाएंगे। जैसा कि हमने यहां लिखा दुराशय, देखने से ऐसा लग रहा है दुराशय, क्या है दुराशय? दुराशय का तात्पर्य यह है दूषित आशय। हमारा किसी भी व्यक्ति को मारने का आशय है, यह आशय क्या अच्छा आशय है? नहीं, यह आशय दूषित आशय है। दुराशय का मतलब दूषित आशय। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम चाहते हैं कि उसके साथ बुरा हो, यह हमारा आशय दूषित आशय है। अर्थात अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व हुआ दुराशय, क्योंकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, हम यह जान करके जा रहे हैं कि हमारे इस कार्य से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या आएगी, या उस व्यक्ति के ऊपर शारीरिक क्षति होगी, या उस व्यक्ति की संपत्ति की क्षति होगी। ये तमाम कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में आएगी। ये मानसिक कंडीशन हमारे मन में चल रहा है। दुराशय अपराध का पहला चरण भी होता है, क्योंकि जब अपराध कभी कोई होता है तो सबसे पहले मन के अंदर एक गलत भाव आता है, और जब गलत भाव मन के अंदर आता है उसके साथ ही हम कोई तैयारी करते हैं, उसी के साथ हम अपराध कारित करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। एक आपको उदाहरण दे दें, हम दुराशय कब नहीं मानेंगे? हम किसी भी व्यक्ति को बिना इस आशय से कि उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए, कोई कार्य करते हैं, विधि के दृष्टिकोण में वो अच्छा कार्य है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम रास्ते से जा रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ता बना हुआ है कि हमको अपने बाएं से चलना चाहिए, हम अपने बाएं से जा रहे हैं, और कोई उधर से व्यक्ति आता है, किसी कारणवश, छोटे से बच्चे के आ जाने से या किसी भी अन्य कारणवश वो व्यक्ति बीच में हमसे उससे टक्कर हो जाती है, निश्चित रूप से उसका यह कार्य अपराध नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही उसका दुराशय है, ना ही हमारा दुराशय है। अर्थात न हमारे मन में इस प्रति भाव है कि हम उस व्यक्ति को हानि कर पहुंचाएं, न उसके मन में यह भाव है कि हम उसको वो हमको हानि पहुंचाए। यानी यहां दुराशय नहीं है। भले परिणाम किसी का हाथ पैर टूट जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, परिणाम तो वही आया जो अपराध के करने पर आता है, लेकिन चूंकि उसके मन में दुराशय नहीं है, इसलिए यह अपराध नहीं कहलाएगा। ये इसके अपवाद की श्रेणी में आएगा। जब हम अपवाद को बताएंगे तो आपको और इसको स्पष्ट करेंगे। तीसरा आवश्यक तत्व इसका आता है कार्य। अब जरा आप समझिए, किसी के मन की अवस्था क्या हो सकती है। हमारे मन में अभी चल रहा है कि हम किसी की हत्या कारित कर दें। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मन के अंदर की अवस्था है, और मन के अंदर की अवस्था को हम कभी भी जग जाहिर नहीं कर सकते। करेंगे कैसे करेंगे? हमारे कर्मों के द्वारा। यानी कोई भी मानव दुराशय से यदि कोई कार्य करता है और उसका परिणाम क्या निकल के आता है? क्षति। उसका परिणाम क्षति निकल के यदि आता है तो ऐसा कार्य क्या हुआ? अपराध हुआ। यानी अपराध को यदि हमको परिभाषित करना हो तो हम इन चारों को जोड़ दें। मानव के द्वारा दुराशय से किया गया कार्य जिसका परिणाम क्षति निकल के आता है, वो क्या है? अपराध है। यानी अपराध की परिभाषा को समझने के लिए हम इन चारों आवश्यक तत्वों को जोड़ देते हैं। इन चारों आवश्यक तत्वों को मिला करके अगर हम इसका शॉर्ट कोडिंग करें तो मानव से मा निकाल लीजिए, दुराशय से दू निकाल लीजिए, कार्य से का निकाल लीजिए, और क्षति का छ निकाल लीजिए, मादुकाक्ष। ये इसका शॉर्ट कोडिंग है। दिमाग में हमेशा रहेगा याद, मादुकाक्ष। प्री में कम से कम 20 बार पूछा हुआ सवाल है, 20 बार। और मेंस में भी कई बार पूछा जाता है कि अपराध के आवश्यक तत्व बताइए। तो आपको केवल मादुकाक्ष यदि याद रहे तो आप बता सकते हैं कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। इन चारों को मिला करके जो कार्य बनता है वो अपराध कहलाता है। अब नंबर 2 पे आते हैं, चरण। चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चरण ही हमारे दायित्वों का निर्धारण करता है। चरण से ही हम अपराध की स्थिति के बारे में समझ पाते हैं, कौन व्यक्ति किस अवस्था में था, अपराध को किस तरीके से उसने कारित किया। सबसे पहला चरण, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, दुराशय। सबसे पहला स्टेज आता है मन में वो भाव उत्पन्न होना, अपराध करने का भाव उत्पन्न होना मन में। ये हमारा अपराध का पहला चरण होता है। इस दुराशय के बाद हमारे मन में तैयारी का भाव आता है। आप जरा सोचिए, कल्पना करिए, हम किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं, मन में पहले भाव आया कि हमको XYZ को मारना है। अब दूसरा हमारे अंदर तैयारी किस बात की होती है? XYZ को कैसे मारना है। हमको बचना भी है
और उसको मार भी डालना है। ये पूरी तैयारी करते हैं, लाठी की व्यवस्था करते हैं, डंडे की व्यवस्था करते हैं, बंदूक की व्यवस्था करते हैं, जिस तरीके से जहर की व्यवस्था करते हैं, ये तमाम चीजें जो भी उसके लिए विशिष्ट हो हम उसकी व्यवस्था करते हैं। यानी ये क्या हो गया, तैयारी हो गई। तैयारी दो तरीके से होती है। एक तैयारी तो ऐसी हुई जिसको कोई जान ही नहीं पाया, जैसे हमको किसी को मारना, हमने लाठी की व्यवस्था कर ली, लाठी दंडनीय अपराध तो है नहीं। यानी तैयारी कभी कभी पनिशेबल होती है और कभी कभी नहीं होती है। मैं इसको इरेज कर देता हूं और स्पष्ट हो जाएगा। लाठी की व्यवस्था कर दी तैयारी में, लेकिन लाठी रखना घर पे कोई अपराध नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने बंदूक की व्यवस्था कर दी, यदि हमको बंदूक रखने का लाइसेंस नहीं मिला है तो निश्चित रूप से यह तैयारी दंडनीय अपराध है। यानी तैयारी हमारी दो कंडीशन, कभी कभी दंडनीय होता है और कभी कभी नहीं होता है। तीसरी अवस्था अपराध की, तीसरा चरण अपराध का, प्रयत्न। अब जरा आप समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तैयारी के परिणाम स्वरूप हमने उस कार्य को करने का प्रयत्न कर लिया। हमने किसी को चाकू फेंक के मार दिया, हमने किसी को डंडे से मार दिया, हमने उस कार्य को करने की परिणति दिखाते हुए वो कार्य कर दिया, प्रयत्न हमारा हो गया, हमारे बस से वो चीजें निकल चुकी हैं। और जैसे ही प्रयत्न हो गया, प्रयत्न हमेशा दंडनीय अपराध है। प्रयत्न हमेशा दंडनीय अपराध है। क्यों? जिस कार्य को करने के लिए आप आतुर हुए थे उसका रिजल्ट आवे और चाहे ना आवे, वो एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि आपने अपना कर्म कर दिया, प्रयत्न कर दिया। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उस अपराध को करने का प्रयत्न आपने किया। जिस अपराध को आप करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, चोरी करने का प्रयत्न आपने कर दिया। चोरी करने के लिए आप घर में घुसे, पता चला कि लोग जग गए, और जैसे ही लोग जग गए आपको पकड़ लिया, आप चोरी आप नहीं कर पाए, लेकिन चोरी का प्रयत्न आपने कर लिया, तो चोरी का प्रयत्न एक अपराध है। स्पेशली जब हम एक्ट को और डिफाइन करेंगे तो लास्ट सबसे 511 आईपीसी का सबसे लास्ट सेक्शन है 511, जो डिफाइन करता है किसी भी अपराध का प्रयत्न भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। आईपीसी का सेक्शन 511 है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्रयत्न सदैव दंडनीय अपराध है। अब सबसे लास्ट स्टेज आता है परिणाम। दुराशय के साथ आपने तैयारी किया और आपने प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद रिजल्ट क्या आया, वो अपराध घटित हो गया। आप चोरी करने के आशय से किसी घर में घुसे थे और आपने वो वस्तु चुराई और भाग गए। यानी आप जिस इंटेंशन से अंदर घुसे थे आप उसको करने में सफल हो गए। इसका मतलब आपने अपराध के सभी चरण को कंप्लीट कर दिया, अपराध के सारे चरण कंप्लीट हो गए। अब आप उस दंड के भागी बन चुके हैं जिसको करने से आपको इस एक्ट ने मना किया था। बात बिल्कुल समझ में आ गई? अब चलिए हम आपको इन सारी चीजों को समराइज करके एक साथ बताते हैं। अपराध के बारे में आपने क्या जाना, हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में एक साथ में पढ़ना हो तो अपराध क्या है? अपराध प्रत्येक ऐसा कार्य है जिसको अधिनियम में अपराध के श्रेणी में रखा गया है, परिभाषित किया गया है, और इस अधिनियम ने वो कार्य करने से हमको मना किया। यदि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध है। नंबर 2, अपराध के जो चरण होते हैं वो मुख्यतः 4 चरण होते हैं। सबसे पहले मन की स्थिति यानी दुराशय जो हमारे मन में प्रकट होता है। नंबर 2, हम उसके एवज में तैयारी करते हैं। नंबर 3, उस तैयारी से हम उसका प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करने के बाद जो हम चाहते हैं वो परिणाम निकल के आ जाता है। ये हो गया हमारा चरण। यानी इस एक्ट को समझने के लिए हमने एक चीज महसूस किया कि इस एक्ट में बेसिकली चर्चा किस बात की गई है? अपराध की, और इस अपराध के स्टेजेस की। और इस एक्ट के माध्यम से हमने एक चीज और समझा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि हमारे जीवन में हमारे मन की जो अवस्था होती है, यदि मन की अवस्था अपराध को करने की नहीं है तो निश्चित रूप से अपराध कारित नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा ही क्रिटिकल पोजीशन होता है, क्योंकि मन की अवस्था थी कि नहीं थी ये बात पहले नहीं था। पहले पूर्ण दायित्व का सिद्धांत होता था, लेकिन एक जस्टिस रहे जिनका नाम जस्टिस कोक रहा। जस्टिस कोक ने पहली बार एक मैगजीन निकाला जिस मैगजीन का नाम था एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट्रिया। इट मींस इज दैट
कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वह आपराधिक आशय से न किया गया हो। केवल कृत्य ही व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो। इसी बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग इसको और अच्छे से समझिएगा और अगले चरण में मैं आप लोग को बता दूं कि इसके बाद अपराध के प्रकार पे हम चर्चा करेंगे और हम एक्ट को पढ़ा कैसे जाता है इस विषय पे आपको बताएंगे कि एक्ट पढ़ना कैसे है। क्योंकि कोई भी एक्ट हो, यदि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ने का तरीका आ गया तो किसी भी एक्ट को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप उस एक्ट को समझ सकते हैं, उस एक्ट के भाव को समझ सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपका दिमाग रूपी जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में फोल्डर बने। इसीलिए पूरी आईपीसी को हमने 4 पार्ट में तोड़ दिया, जबकि आईपीसी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन 4 पार्ट में तोड़ करके हम पूरी आईपीसी को समराइज करेंगे। इसके 4 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो आज यही समाप्त होता है। आप लोगों ने इस वीडियो के लिए इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कानून की बारीकियों से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।